मेघना और रिदा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में बेशुमार प्यार था। रिदा की माँ सुशीला अपनी बेटी का रिश्ता सचिन नाम के एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के से कर देती है। रिदा के रिश्ते की बात जानकर मेघना उसके घर आकर बोलती है, ओए मेरे दोस्त की शादी होगी, मुझे तो किराए आ रहा है। हट पागल, कुछ भी मत बोल, समझी? मेरी शादी में सब कुछ तुझे ही करना है। एक काम कर, तू ना मेरे दहेज में मेरे साथ चल। दहेज में क्यों ले जा रही है मेरी बहना? एक काम करना, तेरा कोई देवर है तो बता दे, मेरा भी घर बस जाएगा। नहीं यार, देवर तो नहीं है, फिर भी तू मेरे दहेज में चलना। यार आज तक मैंने तेरे बिना कुछ नहीं किया तो शादी कैसे कर लूं? रिदा मेरी जान, मैं वादा करती हूँ, मैं मर भी गई ना तो आत्मा बनके तेरे दहेज में आ जाऊंगी, तो लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। फाइनली शादी का दिन आता है, जहाँ एक तरफ पंडित जी फेरों के मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए लेट होती मेघना अपनी कार ड्राइव करते हुए खुद से बोलती है, मेघना तू लेट हो रही है, रिदा तेरा वेट कर रही है, जल्दी कर, उसके पास जाना है, जल्दी कर मेघना फटाफट, रिदा वेट कर रही है, तूने वादा किया है उसे। मेघना फुल स्पीड में कार चलाती है, पर अचानक ही उसके कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मौके पर ही मेघना की मौत हो जाती है और उसी पल एक चुड़ैल के रूप में वो बदल जाती है और खुद को ऐसे देखकर बोलती है, ये क्या हो गया? मैं तो मर गई और ये मेरी आवाज ये कैसे बदल गई? मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं कैसे जाऊंगी रिदा के पास? नहीं, मैंने उससे वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अब मैं चुड़ैल बनकर रिदा के दहेज में जाऊंगी, पर अपना वादा नहीं टूटने दूंगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से रिदा की शादी में पहुँचती है। फेरे पूरे हो चुके थे। सचिन रिदा की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। रस्में पूरी होने के बाद रिदा अपनी माँ से कहती है, माँ मेघना क्यों नहीं आई? वो जानती थी ना उसके बिना सब अधूरा है। माँ वो ठीक तो होगी ना? पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। हाँ हाँ बेटा, वो ठीक होगी, चिंता मत कर। हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गई हो। अभी तू हंसी खुशी अपने ससुराल जा, मैं मेघना से बात करके तुझे बताती हूँ। किसी तरह समझा बुझाकर सुशीला रिदा को विदा कर देती है। साथ ही चुड़ैल बन चुकी मेघना भी रिदा के साथ उसके दहेज में चली जाती है। ऐसे ही एक शाम रिदा अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है, मेघना पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी शादी में भी नहीं आई, ना ही तब से उसकी कोई खबर है। ये लड़की कैसे कहाँ गायब हो सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसकी कितनी याद आ रही है, कितनी बातें हैं जो मुझे उससे करनी है, पर न जाने कौन सी दुनिया में चली गई है। रिदा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसे चाटा मारता है और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद कोई फिर से उसे मारता है और इस बार रिदा गुस्से में बोलती है, कौन है? सचिन जी आप है क्या? देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे तू और तेरे मूड कभी बदल ही नहीं सकते। कौन है? कौन है? मैं भूत हूँ। भूत? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो। आंखें खोल पगली। रिदा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो अपने सामने मेघना को खड़ा पाती है और बोलती है, मेघना कमीनी, तू क्या मजाक कर रही है ये सब? और थी कहाँ? इतने दिनों बाद आई, वो भी ऐसे। इधर आ, गले लग जा। रिदा जैसे ही मेघना को गले लगाने लगती है तो वो उसे छू नहीं पाती, जिसके बाद मेघना उसे सारी सच्चाई बताती है। सच जानकर रिदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मेघना बोलती है, रो मत रिदा, मैं यहीं रहूंगी, मैं तेरे साथ तेरे दहेज में आई हूँ, तेरे अलावा मुझे ना कोई देख सकता है ना सुन सकता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक सुबह रिदा की सास नीमा उसे आवाज देकर बोलती है, रिदा बहू सुन, घर के सारे पर्दे चादर निकाल कर अच्छे से धो देना और बाकी का काम भी कर लेना, मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा घर आने में। जी माँ जी, मैं सब काम खत्म कर लूंगी, आप आराम से जाओ। इतना कहकर नीमा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर मेघना आकर कहती है, इतना सारा काम, चल एक काम कर, घर का काम तू कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ, फिर गप्पे मारेंगे। ठीक है, चल काम पे लग जाते हैं दोनों।
दोनों सहेलियां मिलकर जल्दी से सारा काम खत्म करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। मेघना रिदा की घर के और बाकी के सारे काम करने में मदद किया करती थी। एक शाम रिदा और मेघना दोनों ही रिदा के कमरे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ नीमा आ जाती है और आकर मेघना की गोद में बैठ जाती है और बोलती है, अरे रिदा बहू, तू अकेली अकेली 2 कप कॉफी पी रही है, बेटा मेरे साथ बैठकर पी लेती। अब वो माँ जी अब आराम कर रही थी तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कॉफी बढ़िया बनी है। शुक्रिया माँ जी। वैसे बहू एक बात बता, तू सारा काम ऐसे जल्दी जल्दी कैसे कर लेती है? दहेज में कोई मशीन लेकर आई है क्या? अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मशीनें नहीं चुड़ैल साथ लाई हूँ। नहीं माँ जी, बस काम करने की स्पीड अच्छी है मेरी। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद नीमा वहाँ से चली जाती है। तभी मेघना बोलती है, हाय रे, कितना खाती है तेरी सास, मोटी कहीं की। एक तो मेरी गोदी में बैठ गई, ऊपर से मेरी कॉफी भी पी गई। नाराज क्यों होती है? अब तू उनको नजर थोड़ी आती है जो तुझे कहे कि बेटा साइड हो जा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन नीमा बाजार से घर आती है तो देखती है कि रिदा आराम से सो रही है, लेकिन घर का सारा काम अपने आप हो रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, भूत भूत, हाय मेरे घर में भूत। नीमा की आवाज सुनकर रिदा एकदम से उठ जाती है और मेघना की तरफ देखती है। तभी मेघना उसे झाड़ू पोछे की तरफ इशारा करती है, जो खुद से काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त नीमा बोलती है, सच सच बता बहू, ये सब क्या हो रहा है? तू कोई आम लड़की तो नहीं है, क्या है तू? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन? माँ जी घबराओ मत, घर में भूत नहीं बल्कि चुड़ैल है और वो मेरी दोस्त है मेघना, जो हर पल मेरे साथ रहती है इसी घर में। वही कर रही है ये काम। इतना कहकर रिदा नीमा को सारी सच्चाई बताती है, जिस पर वो कहती है, बेटा अब मेघना की दुनिया ये नहीं है। वो तुझसे किए वादे की वजह से तेरे साथ तेरे दहेज में चुड़ैल बनकर आ गई, जबकि उसे मुक्ति मिल जानी चाहिए। माना कि तुम दोनों में बहुत प्यार था, पर बेटा आना जाना संसार का नियम है और इस नियम का उल्लंघन करना नियति के साथ खिलवाड़ करना है। इसीलिए उसे अपने वादे से आजाद कर दे। अपनी सास की बात सुनकर उसे समझाती है कि उसे उसकी दुनिया में लौट जाना चाहिए, जिसके बाद मेघना हमेशा के लिए मुक्ति पाकर धरती लोक से चली जाती है। एक बार गांव के कुछ लोग बारिश के दिनों में खेतों में घास काट रहे थे। गांव में सांप का बहुत डर था। बरसात के दिनों में वहां आए दिन किसी न किसी के घर में सांप आ जाया करते थे। एक बार गांव के बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चे के पूरे शरीर में जहर फैलने पर उसे कोई नहीं बचा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से गांव के लोग बहुत डर चुके थे। जहां भी उनको सांप दिखता वो उसे उसी वक्त मार देते। ऐसे एक दिन खेतों में कुछ आदमी और औरतें खेत जोत रहे थे, जहां युवराज और महेश भी थे। तभी खेतों में उनको एक सांप का बच्चा रेंगता हुआ दिखाई देता है और उसको देखकर युवराज बोलता है, अरे महेश, जल्दी देख, सांप सांप, मार इसे। अबे पकड़, अबे पकड़ पकड़ पकड़। महेश जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस सांप के बच्चे को मार देता है और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है। तभी सब लोग अपने खेतों में औजार छोड़कर वहां से भागने लगते हैं और कुछ देर बाद वहां एक इच्छाधारी नागिन आती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा मरा हुआ है। उसके बच्चे को किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया। बारिश में उसका खून बहता हुआ जा रहा था और वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर गुस्से भरी आवाज में बोलती है, कसम है मुझे मेरे बच्चे की, जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन पूरे गांव वालों ने मिलकर मेरी संतान को मार डाला, एक इच्छाधारी नागिन की संतान को। मैं पूरे गांव का खून बहा दूंगी। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा,
जवान हो या अपाहिज सबको मार डालूंगी। ये इच्छाधारी नागिन का वचन है। नागिन अपना बदला लेने के लिए अपने इंसानी रूप को धारण करती है और गांव के लोगों को धीरे धीरे मारना शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन गांव का एक आदमी रात को टहलने के लिए निकलता है और तभी नागिन अपना रूप बदलकर औरत का रूप धारण कर लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वो आदमी उसके पास उसके रोने की वजह पूछने आता है और उसके करीब आते ही नागिन उसका गला कुल्हाड़ी से काटकर उसी पेड़ से लटका देती है और गुस्से में बोलती है, अपने बच्चे की मौत का बदला मैं खून से लूंगी। जैसे मेरे बच्चे का खून बहा था वैसे ही मैं गांव वालों का खून भी बहा दूंगी। एक एक को गिन गिन कर मौत के घाट उतारूंगी, तब जाकर होगा मेरा बदला पूरा। वहाँ से नागिन चली जाती है। रात गुजरती है और सुबह होते ही गांव की एक और औरत कल्याणी बकरियों को चराने के लिए ले जा रही थी। तभी वो पेड़ पर लटकी लाश देखकर चिल्लाते हुए गांव को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, मैंने कमलेश के पति की लाश देखी, पेड़ से लटकी हुई और उसके शरीर से खून भी बह रहा था। गांव वाले उसके साथ उस जगह पर आते हैं और लाश को पेड़ से लटका देखकर डर जाते हैं, जिस पर कल्याणी बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में बड़ा सा चाकू मार दिया हो। मैं तो देखकर डर चुकी हूँ। गांव वाले परेशान हो जाते हैं और कमलेश और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वाले पता लगाना चाहते थे कि ये किसने किया ताकि उसे सजा मिल सके। तभी गांव का एक आदमी धर्मपाल बोलता है, हमें मुखिया के पास जाना चाहिए। ये जिसने भी करा उसे सजा मिलनी ही चाहिए। गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें पेड़ पर लटकी लाश के विषय में बताते हैं और उनकी बात का जवाब देते हुए मुखिया बोलते हैं, जल्द ही हम पता लगाएंगे किसने ये हरकत करी है, उसे सजा जरूर मिलेगी। आप सब अपने अपने घर जाइए, हम उस कातिल का पता लगाकर उसे सजा जरूर देंगे। गांव वाले सरपंच की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और नागिन अपना बदला लेने के लिए फिर से एक शिकार ढूंढती है। एक औरत पानी भरने जा रही होती है। तभी मौका देखते ही नागिन रूप बदल कर आती है और उसको कुल्हाड़ी से मार देती है। आते जाते जो भी नजर आता वो उसे उसी समय मार देती। गांव में मातम का माहौल फैल चुका था। चारों तरफ से रोने की आवाजें गूंज रही थी। कुत्ते बिल्ली भी रो रहे थे। गांव वालों के मन में अजीब सा डर था। मौत के डर से गांव वाले कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं। सब हैरान थे कि लोगों की मौत आखिर क्यों हो रही है। और सुबह होते ही धर्मपाल अपने काम के लिए बाहर जा रहा था। तभी उसने एक सांप को नागिन का रूप बदलते हुए देख लिया और नागिन रूप बदलकर कल्याणी को मार देती है। और ये देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने बोला, सुनो सुनो, जल्दी सब बाहर आओ। हमारे गांव में एक इच्छाधारी नागिन है जो सबको मार रही है। तभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, ये सब वो नागिन ही कर रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। ये सुनकर गांव में हाहाकार मच जाती है और तभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। तभी सरपंच भरी सभा में बोलते हैं, धर्मपाल, क्या तुम ये सच बोल रहे हो? ये एक इच्छाधारी नागिन ही कर रही है। जी मालिक, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको रूप बदलकर कल्याणी को मारते हुए देखा है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसने उसे मार दिया। कल्याणी हमारे बीच नहीं रही। ये सब वो नागिन ही कर रही है। अगर ऐसा है तो वो नागिन अपना बदला लेने के लिए ऐसा ही कर रही होगी। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी नाग या नागिन को मारा हो या किसी से गलती से ही कोई सांप मर गया हो, तो वो आगे आकर अपना जुर्म कबूल कर ले।
वो उस शख्स की सजा गांव के हर एक व्यक्ति को दे रही है। हम ये नहीं चाहते कि पूरे गांव वालों को सजा मिले। जो कोई भी है अपनी गलती मंजूर करे। बेचारे बेकसूर मासूमों की जान जा रही है। लेकिन सरपंच जी, गांव में तो सांप बहुत हैं। लोग तो डर के मारे सांपों को मार देते हैं। अब ये किसने किया होगा, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, लेकिन हाल फिलहाल तो सांप दिखने की घटना हुई नहीं। फिर भी सांप तो मारा ही होगा। जब भी कोई इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेने आई है, हमें उस नागिन से चौकन्ना रहना पड़ेगा और रात होते ही सब बाहर ना जाएं। जब भी वो नागिन किसी को बाहर देखेगी, वो उसे मारेगी जरूर। इसीलिए आप सभी अपने घरों में ही रहिएगा। चलिए, अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। गांव वाले सब अपने अपने घर आ जाते हैं। युवराज और महेश डरते डरते अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही महेश की पत्नी गायत्री उसे खाना डालकर दे देती है और वो जमीन पर खाना खाने बैठता है और इधर उधर देखते हुए मन में बोलता है, मुझे पता है, मैंने एक सांप के बच्चे को मारा है। कहीं नागिन अपना बदला लेने के लिए घर तक ना आ जाए। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? अरे क्या सोच रहे हो, खाना खा लो। कुछ नहीं, मैंने खा लिया है, तुम मेरा बिस्तर लगा दो। डरते डरते खाना खाकर महेश सोने चला जाता है और उसके मन में सिर्फ वो नागिन ही चल रही होती है। वो डरते डरते थोड़ी देर में सो जाता है। उसके सपने में नागिन आकर उसका गला दबा देती है, जिसके कारण वो डर कर उठ के बोलता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे नागिन। अरे क्या हुआ आपको, कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। पूरी रात उसे नींद नहीं आती और दूसरी तरफ युवराज भी बहुत डरा हुआ था और वो अपनी पत्नी कांता को बताता है, कांता, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल हो गई आपसे? हमने एक सांप के बच्चे को मार डाला। महेश और मैं खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक वो वहाँ आ गया। इस डर से कहीं वो हमें काट ना ले, हमने उसको मार डाला। वो नागिन शायद इसी का बदला लेने के लिए हम पर हमला कर रही है। क्या? आपने ये अन्याय कैसे कर दिया? आपको जरा भी दया नहीं आई? अरे वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए जरूर आएगी। हम जैसे आम इंसान जब अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकते, तो वो सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन कैसे रहेगी? आपने ये पाप कैसे कर दिया? वो जब तक अपना बदला नहीं ले लेगी, वो आराम से नहीं बैठेगी। पूरे गांव को सजा मिलेगी। वो एक एक करके सबका खून कर देगी। कांता, मुझे बचा लो उस नागिन से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। युवराज और कांता रोने लगते हैं और नागिन ये सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, मेरे बच्चे को मौत इसके और महेश के हाथों मिली थी। अंदर आकर बिना रूप धारण किए नागिन युवराज को डसकर अपने जहर से मार देती है और तभी युवराज मर जाता है। उसकी पत्नी वहीं होती है, लेकिन उसे नागिन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और महेश के घर जाकर उसकी पत्नी का रूप बदलकर उसके कमरे तक आकर बोलती है, मेरा अगला शिकार तू है महेश। महेश अपने कमरे में सो रहा होता है और नागिन भी उसकी पत्नी बनकर उसके पास जाकर लेट जाती है, जिसके बाद नींद में महेश अपनी पत्नी को प्यार करते हुए बोलता है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो गायत्री। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती। नागिन उसकी पत्नी के रूप में ही उसके गले लगती है और उसको अपने दांतों से काट लेती है और उसके पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है और शरीर नीला पड़ता है। तभी महेश बोलता है, ये क्या? तुम मेरी गायत्री नहीं हो, तुम तो नागिन हो। इतना बोलकर महेश दम तोड़ देता है और नागिन वहाँ से चली जाती है और अपना दुख प्रकट करते हुए शिव मंदिर में तांडव करने लगती है, जिसके बाद कुछ ही पलों में वहाँ दिव्य प्रकाश के साथ शिव शंभु प्रकट होते हैं और नागिन से बोलते हैं, नागेश्वरी, मैं मानता हूँ
तुमको अपने बच्चे को खोने का दुख है, लेकिन तुमने इस दुख और बदले के चलते गुनहगारों के अलावा बेकसूर लोगों की भी हत्या की है। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा जीवन मांगता हूँ। तुमको भी अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा, यही सजा है तुम्हारी। मुझे मंजूर है भोलेनाथ। वैसे भी अपनी संतान को खो देने के बाद एक माँ जीते जी मर जाती है। मेरे लिए ये जीवन किसी नर्क से कम नहीं है। मुझे ये सजा स्वीकार है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागिन अपनी स्वयं की ऊर्जा से खुद को ही भस्म करके वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं युवराज की पत्नी मुखिया को बता देती है कि ये सब उसके पति और महेश का किया धरा है। महेश और युवराज की मौत से सभी गांव वालों को एक सीख मिलती है और वो सांपों की हत्या करना बंद कर देते हैं।